जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो इसका जो पार्ट 1 का वीडियो आया था विश्लेषण का, तो इसमें क्या था कि आप लोग जो लास्ट प्रश्न था शिक्षार्थी सहभागिता कौशल के बारे में समझ चुके थे। तो उसी के आगे आज हमारा पार्ट 2 का वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा है कि उद्देश्य कथन कौशल का अर्थ एवं प्रत्यय स्पष्ट कीजिए और ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया है। ठीक, देखते हैं उद्देश्य कथन कौशल का अर्थ क्या है। तो किसी भी अर्थपूर्ण कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक, और उद्देश्य रहित प्रक्रिया की जो दिशा होती है जो गति होती है वो दिशाहीन होती है। छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होती है और उसके प्रयोजन प्रारंभ से ही सामने रखे जाते हैं। उद्देश्यहीन प्रक्रिया का ना तो कोई अर्थ होता है और ना कोई उसका परिणाम ही प्राप्त होता है। उद्देश्य ही एक ऐसा बिंदु है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मार्गों का निर्धारण करता है। ठीक, और शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि छात्रों को व्यवहार में वांछित दिशा में परिवर्तन लाती है। वांछित परिवर्तन छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहारों में किया जा सकता है। ठीक, तो ये बात थी कि जो परिवर्तन है वो छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक व्यवहारों में किया जा सकता है। यहाँ पे कथन है, लिखा है शिक्षण उद्देश्य शिक्षण क्रियाओं एवं शिक्षण क्रिया फल का निर्धारण करते हैं। ये किसने कहा था? रॉबर्ट ईबेल ने कहा था। और एनसीईआरटी का भी एक कथन है, लिखा है उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दशा में कार्य किया जाता है अथवा उद्देश्य वह व्यवस्थित परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस परिभाषा के अंतर्गत 3 बातों का विवरण है, एक दिशा, व्यवस्थित परिवर्तन और क्रिया। ठीक, तो ये बात थी। आगे ऐसे ही बीएस ब्लूम ने क्या कहा है कि शिक्षण उद्देश्यों का अर्थ उन स्पष्ट रीतियों के निर्माण से है जिनके द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन संभव है। तो आप बीएस ब्लूम का कथन याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। एक तो ज्ञानात्मक पक्ष हो गया और दूसरा भावात्मक और क्रियात्मक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की। ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत छात्रों को अधिक से अधिक क्या, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष है तो अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कराया जाए, क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष से ही संबंधित व्यवहार में एक रिकॉल यानी प्रत्यय स्मरण तथा पहचान रिकॉग्निशन की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य द्वारा आप विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान, विशिष्ट तथ्यों को प्राप्त करने के ढंगों का ज्ञान, मान्यताओं एवं परंपराओं का ज्ञान, प्रक्रियाओं एवं घटनाओं की गतिविधियों का ज्ञान, विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान, किसी विषय के अंतर्गत पाए जाने वाले वर्गीकरण तथा श्रेणियों का ज्ञान तथा सिद्धांतों एवं सामान्यीकरण का ज्ञान का बोध होता है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ABC के अंतर्गत जो दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के अंतर्गत इन तथ्यों का ज्ञान आप ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत करा सकते हैं। ठीक, और ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्य को 6 भागों में विभाजित किया जाता है और इनका जो क्रम है आप याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे टेट वगैरह में, सीटेट में एक सीरियल वाइज देने के लिए इनका जो क्रम होता है वो अव्यवस्थित क्रम में दे देते हैं, तो आप ऑप्शन में उनको क्या रहता है, सीरियल क्रम से लगाना होता है। तो आप याद कर लीजिए कि किस क्रम के बाद कौन सा क्रम आता है। ठीक, तो 6 हैं, इनको आप याद कर लीजिए। लिखा है ज्ञान बोध, पहला है ज्ञान, फिर बोध, फिर प्रयोग। ठीक है, और उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए। आगे हम देखते हैं कि भावात्मक उद्देश्य क्या है। कि भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रुचियों, संवेगों, मनोवृत्तियों, स्थायी भाव तथा मूल्यों से क्या होता है, संबंधित होता है और ये मनुष्य की व्यक्तिगत दशाएं होती हैं। ठीक, जो भाव होते हैं वो मनुष्य की क्या है, व्यक्तिगत दशाएं होती हैं। तो व्यक्तिगत तो ये मनुष्य की क्या है, व्यक्तिगत दशाएं। ठीक, और अतः शिक्षा में इनका घनिष्ठ संबंध होता है। ब्लूम ने भावात्मक उद्देश्यों को भी यहाँ पे विभाजित किया, जैसे ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था, मूल्य समूह का विशेषीकरण। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन इसके पहले वाला जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं क्रिया पक्ष। तो क्रिया पक्ष क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशल के विकास से होता है।
ठीक, क्योंकि क्रियाओं के द्वारा ही शारीरिक और प्रशिक्षण को कराया जा सकता है। छात्रों का क्रियात्मक पक्ष विकसित करने के लिए क्रियात्मक उद्देश्यों की आवश्यकता होती है और ये भी 6 भागों में विभाजित किया गया है: उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत डालना। ठीक, तो ये बात थी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक पक्ष, या यूँ कहें कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष जो ब्लूम द्वारा दिए गए थे। आगे शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे शैक्षिक उद्देश्यों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य उद्देश्य होते हैं यानी यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं कि भाई बहुत विस्तृत होते हैं और इनमें सार्वभौमिक तत्व होता है और इनका निर्धारण प्रायः उनके आंतरिक मूल्यों के आधार पर होता है तथा किसी भी देश के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये आंतरिक मूल्यों के आधार पर होता है और ये किसी देश के राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित होता है। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित एवं व्यवहारिक उद्देश्यों को पाठ का विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सुनिश्चित एवं व्यवहारिक उद्देश्यों को पाठ का विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। इन उद्देश्यों के द्वारा छात्रों की प्रगति स्वतः ही सामान्य उद्देश्यों की ओर होती है। अगला है कि शैक्षिक उद्देश्यों के कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उद्देश्य क्या होने चाहिए? स्पष्ट शब्दों में होने चाहिए, ठीक, और उद्देश्य विषय वस्तु की रूपरेखा से संबंधित होना चाहिए। उद्देश्य अनिवार्य रूप से अंतर बिंदु से युक्त होना चाहिए, अर्थात क्रियाओं के करने के एक निश्चित समय बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उद्देश्य बहुत ही सार्वभौमिक तथा संक्षिप्त नहीं होने चाहिए। उद्देश्य अनिवार्य रूप से अधिगम अनुभव तथा विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाएं, ठीक, और उद्देश्य से यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि छात्र के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन अपेक्षित है। तो ये शैक्षिक उद्देश्यों के गुणों की बात हो चुकी है। आगे हम लोग दृष्टांत कौशल के बारे में जानते हैं कि दृष्टांत कौशल क्या है और इसके गुण कौन कौन से होते हैं। तो दृष्टांत अध्यापक के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जिसके सहारे से वह कठिन से कठिन विषय को सरल बनाकर छात्रों को समझा सकता है। दृष्टांत को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि दृष्टांत व्याख्या कौशल एक साक्ष्य है। दृष्टांतों को चुनने और उन्हें प्रदर्शित करने की एक कला है जिसके द्वारा शिक्षक अमूर्त तथ्यों, भावों, संप्रत्ययों, विचारों को सरल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। ठीक, तो दृष्टांत कौशल की परिभाषा। अब इसके गुणों को भी देख लेते हैं कि दृष्टांत क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। और दृष्टांत की बात करें तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं ना, कि जो भी टीचर समझाता है तो उसके बाद एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता है जिससे आप उस विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर सके, तो वही होते हैं दृष्टांत। इंग्लिश में कहते हैं एग्जाम्पल्स। विषय वस्तु के उपयुक्त होने चाहिए, छात्रों के लिए रुचिकर होना चाहिए। ठीक, तो ये बात थी दृष्टांत की। आगे है कि दृष्टांत प्रयोग के कौन कौन से माध्यम हैं। तो दृष्टांत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है कि जैसे पहला तो है शाब्दिक हो गया, दूसरा क्या हो गया? अशाब्दिक। 2 भाग कौन कौन से हो गए? एक शाब्दिक हो गया और दूसरा क्या हो गया? अशाब्दिक हो गया। ठीक है, तो शाब्दिक पहले समझते हैं। तो शाब्दिक कैसे हो सकते हैं? जो शब्दों की तरह, जैसे उदाहरण एक ही बात करते हैं तो उदाहरण शब्द दृष्टांत का पर्यायवाची नहीं है बल्कि दृष्टांत से भिन्न है। उदाहरण किसी सामान्य नियम को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत मात्र है। सादृश्य किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए उसी के समान वस्तुओं को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करना। तुलना किन्हीं 2 भावों में समानता या असमानता देखने के लिए उनमें तुलना की जाती है। तुलना करने के लिए शिक्षक छात्रों के सामने 2 संप्रतियों के संबंध में ज्ञान प्रस्तुत करता है। असादृश्य क्या है? किसी भाव को स्पष्ट करने हेतु विपरीत भाव को अंतर दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सफ़ेद को स्पष्ट करने के लिए काला कर दिया। कहानी, कभी कभी किसी विचार को स्पष्ट करने के लिए किसी कहानी का सहारा लिया जाता था। तो ये शाब्दिक माध्यम के निम्न प्रकार जो हो सकते थे, उदाहरण, सादृश्य, तुलना, कहानी, ये थे। आगे हम लोग अशाब्दिक माध्यम भी देख लेते हैं। तो अशाब्दिक माध्यम के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। जैसे वस्तु की बात करें तो जैसे कि आप फूल, पत्ते, थर्मामीटर, बर्नियर कैलिपर्स की सहायता से एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मॉडल के द्वारा भी आप छात्रों को समझा सकते हैं। अलग अलग जैसे चीज़ों के लिए अलग अलग मॉडल होते हैं, जैसे आँखों का मॉडल ये हो गया। और चित्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं टीचिंग में, कि जब वास्तविक वस्तु उपलब्ध ना हो तो आप चित्रों का सहारा ले सकते हैं। प्रायोगिक प्रदर्शन, तो विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि के प्रयोग प्रदर्शन से विषय को स्पष्ट एवं प्रभावशील रूप से समझाया जा सकता है। रेखा चित्र, मानचित्र और चार्ट के द्वारा भी आप लोग समझ सकते हैं और पोस्टर भी
तो ये अशाब्दिक के अंतर्गत थे। आगे देखते हैं कि दृष्टांत कौशल के उपागम कौन कौन से हैं। उपागम के अंतर्गत एक दो हो सकते हैं, जैसे आगमन उपागम या निगमन। तो आगमन क्या है कि इससे पहले आप लोग पढ़ें कि आगमन में क्या होता है कि सबसे पहले एग्जाम्पल पेश किया जाता है, फिर नियम की ओर चलते हैं। तो आगमन उपागम में शिक्षक कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके सिद्धांत की ओर उसका जो संप्रत्यय होता है वो स्पष्टीकरण करता है। तो ये एक लाइन आप याद कर सकते हैं कि आगमन उपागम में क्या होता है, उदाहरण से सिद्धांत की ओर। और इसके अंतर्गत 3 विधियां आती हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, इसमें क्या होता है कि छात्रों के समक्ष ऐसे विचार या उदाहरण के रूप में देखता है जिसके संबंध में उन्हें पूर्व जानकारी होती है, यानी जो ज्ञात होता है उधर से अज्ञात की ओर चलता है। तो ये इसी के अंतर्गत आ सकता है, और ये बहुविकल्पी प्रश्नों के अंतर्गत भी एग्जाम्पल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आगमन उपागम के अंतर्गत कौन कौन से 3 चीज़ें आती हैं। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं, आप इसके अंतर्गत जो बातें लिखी हैं पढ़ सकते हैं। तो हम लोग अपने अगले उपागम पर चलते हैं, जो है निगमन उपागम। इसमें क्या है कि शिक्षक द्वारा भाई पहले नियम, इसी का उल्टा है, तो शिक्षक द्वारा पहले नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं और उसकी पुष्टि के लिए विभिन्न उदाहरण बाद में प्रस्तुत करता है। मतलब पहले नियम या सिद्धांत प्रस्तुत करके बाद में उदाहरण। और आगमन में क्या था, पहले उदाहरण फिर बाद में नियम। तो निगमन उपागम के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक, इसमें शिक्षक सामान्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विशिष्ट सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ठीक, इसमें शिक्षक छात्रों को पहले सूक्ष्म ज्ञान देकर फिर वास्तविक सिद्धांतों की ओर अग्रसर होता है। तो ये बातें थी निगमन उपागम के अंतर्गत। और शिक्षक दृष्टांतों के प्रयोग में निम्नलिखित सिद्धांतों एवं सूत्रों का भी प्रयोग करते हैं। सिद्धांत सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि, सरल से जटिल, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक, तो ये उपागम की बात हो चुकी है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम दृष्टांत की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे कि उद्देश्यों से संबंधित हो, सुगम हो, विचारों नियमों संप्रत्ययों से संबंधित हो, प्रासंगिक हो, रोचक और कई प्रकार के हों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जाम्पल्स हैं कि भाई एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक, तो ये विशेषताएं हैं। आगे घटक भी देख लेते हैं कि दृष्टांत व्याख्या कौशल के घटक क्या हैं। तो सरल उदाहरणों का चयन एवं निर्माण। ठीक, सब इसमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई सरल उदाहरण का चयन एवं निर्माण, रुचिकर उदाहरणों का चयन और निर्माण। उदाहरण कैसे होने चाहिए, रुचिकर होने चाहिए। उदाहरणों का विचार एवं संप्रत्ययों से संबंध होना। ठीक, कि आप जो सब पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम्पल हो उसी से रिलेटेड दिए जाएं। ऐसे ही उदाहरण देने के लिए उपयुक्त माध्यम का चयन होना चाहिए और छात्रों से संबंधित उदाहरण पूछना। ठीक, तो ये दृष्टांत कौशल के घटक हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शिक्षक की मुख मुद्रा एवं हाव भाव का कक्षा शिक्षण में क्या प्रभाव पड़ता है, किसी उदाहरण द्वारा व्याख्या करना है। या उद्दीपन परिवर्तन कौशल की परिभाषा दीजिए, इसके घटक बताइए। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल शैक्षिक उद्दीपनों में परिवर्तन करके छात्रों के ध्यान का आकर्षण व केंद्रीकरण करना है। ठीक, जिससे छात्रों का जो ध्यान किसी बिंदु पर निर्विघ्न और स्थिर रहे और छात्र उच्चतम रुचि और उपलब्धि के लिए अग्रसरित हो। उद्दीपन कौशल के घटक जैसे उद्दीपन कौशल के घटक क्या हैं, जैसे शरीर संचालन हो, हाव भाव हो, स्वर परिवर्तन हो। ठीक, आप ये देखिए, जब कोई टीचर पढ़ाता है या कक्षा शिक्षण करता है तो वो एक रोबोट की तरह खड़े होकर तो पढ़ाता नहीं है। उसके शरीर का संचालन अकॉर्डिंग टू स्टडी, मतलब जैसे वो पढ़ाता है उसके अनुसार रहता है। हाव भाव रहते हैं, स्वर परिवर्तन करता रहता है पढ़ाने के समय, केंद्रीकरण विषय वस्तु में रहती है और उसकी अंतर्क्रिया शैली में भी परिवर्तन किया करता है और जहाँ आवश्यकता होती है विराम लेता है और छात्र की शारीरिक सहभागिता शाब्दिक माध्यम से परिवर्तन। ठीक, तो ये सब आप देखते हैं और यही क्या है, उद्दीपन कौशल के घटक हैं। तो शरीर संचालन और हाव भाव। तो शरीर संचालन क्या है कि जब क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक का संचालन ये एक आवश्यक शिक्षक व्यवहार है। ठीक, यदि शिक्षक पढ़ाते समय अधिक देर तक एक ही स्थिति में या एक ही पोज में खड़ा रहता है तो छात्रों का ध्यान उसकी ओर से हट जाता है। ठीक, तो इसलिए कक्षा में क्या होना चाहिए, शिक्षक संचलन से कक्षा में आवश्यकता अनुसार अपनी जगह बदलने, हाथ पैर हिलाने से छात्रों का ध्यान उसकी ओर लगा रहता है। तो यही है शरीर संचालन। बाकी यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको एक बार वीडियो रोक कर पढ़ भी सकते हैं। अगला है हाव भाव यानी गेस्चर। ठीक, इसका क्या होता है भाई, ये शिक्षक का दूसरा व्यवहार है। भावनाओं, विचारों, उद्देश्यों की आकृति, आकार एवं उसका संचालन भाव मुद्रा आदि को प्रकट करता है।
ठीक। और ये क्या है, अशाब्दिक संकेत है। इसमें क्या है, भाव मुद्रा के अंतर्गत जैसे हाथ, सिर का हिलना डुलना, चेहरे का भाव आदि आवश्यक होता है। तो हाव भाव भी काफ़ी ज़रूरी होता है। और इसमें मुख मुद्रा, नयन मुद्रा या नयन संकेत, सिर मुद्रा, हस्त मुद्रा या इसमें उंगलियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक। तो ये है पाठ्य वस्तु की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षण करने के लिए हाव भाव भी होना ज़रूरी है। और कई चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्वर परिवर्तन। ठीक। और स्वरों में आरोहित और अवरोहित करना चाहिए अपनी आवाज़ को शिक्षक को। ठीक। तो जिससे क्या होना चाहिए कि भाई जो छात्रों का ध्यान रहता है वो शिक्षण से हटता नहीं है, बल्कि आप पे बना रहता है और विषय वस्तु को वो आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। केंद्रीकरण, तो इस शब्द कौशल का प्रयोग इस स्थिति में करते हैं जब किसी विशिष्ट बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जैसे शाब्दिक केंद्रीकरण, इसके अंतर्गत शिक्षक कहावतों मुहावरों का प्रयोग करता है। इधर ध्यान दो, इस चित्र को देखो आदि शब्दों के द्वारा छात्रों का ध्यान क्या होता है कि मुख्य बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। मुद्रात्मक केंद्रीकरण, कभी कभी शिक्षक भाव मुद्रा के द्वारा छात्रों का ध्यान पाठ्यवस्तु के मुख्य बिंदु की ओर आकर्षित करता है। शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण, शाब्दिक एवं मुद्रात्मक व्यवहार एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। दोनों व्यवहार का शिक्षक एक साथ प्रयोग कर सकता है। अंतर क्रिया शैली में परिवर्तन, तो अंतर क्रिया शिक्षक एवं छात्रों के बीच परस्पर चलने वाली एक क्रिया है और शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार की होती है। और कक्षा में अंतरमार्गीय, जैसे एक मार्गीय, द्विमार्गीय। एक मार्गीय अंतर क्रिया में केवल शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं। द्विमार्गीय में क्या होता है, शिक्षक कथन के साथ साथ छात्र कथन भी पाया जाता है। तो ये अंतर क्रिया शैली में परिवर्तन हो गया। आगे है कि छात्र छात्र परस्पर क्रिया। तो इसमें क्या है कि एक और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि अंतर क्रिया के 3 प्रारूप यहाँ पे दिए हैं। शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया, शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया और छात्र छात्र परस्पर क्रिया। तो ये क्रियाएं हैं कि शिक्षक छात्र और शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया, छात्र छात्र परस्पर क्रिया। तो अंतर क्रिया शैली में परिवर्तन पड़ चुके हैं। इसके बाद आता है विराम। तो विराम के अंतर्गत क्या है, देखेंगे कि विराम का अर्थ होता है शिक्षण के दौरान कुछ क्षण के लिए रुकना अथवा चुप होना। इसे क्या कहते हैं, विराम कौशल। और शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्षण मात्र के लिए विराम आवश्यक होता है। ठीक। ऐसे ही पॉइंट है छात्र की शारीरिक सहभागिता। इस कौशल के अंतर्गत छात्र का भौतिक रूप में संचालन होता है, जैसे किसी उपकरण का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर बुलाकर लिखवाना या नक्शे पर बुलाकर जानकारी लेना। ऐसे ही श्रव्य दृश्य में परिवर्तन की शिक्षण प्रक्रिया में श्रव्य का प्रयोग करके छात्रों को कुछ बताकर, दृश्य माध्यम दिखाकर उन्हें उसके बारे में कुछ बताता है। शिक्षक का यह व्यवहार श्रव्य दृश्य परिवर्तन कौशल कहलाता है। ठीक। तो ये यहाँ जो उसके अंतर्गत पॉइंट थे यहाँ पे हो चुके हैं। आगे कौन सा है कि भाई पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है। तो हम पुनर्बलन कौशल के बारे में देखेंगे कि भाई पुनर्बलन शब्द अधिगम के मनोवैज्ञानिक से लिया गया है। ये तो ठीक है, नॉर्मल, ये तो आप पता है कि भाई पुनर्बलन जो शब्द है वो अधिगम के मनोविज्ञान से लिया गया है। और पुनर्बलन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर छात्रों को क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों का सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं वे सभी पुनर्बलन के अंतर्गत आते हैं। पुनर्बलन जो होता है वो आनंदवादी सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, आनंदवादी सिद्धांत पर, जिसके अंतर्गत व्यक्ति वांछित व्यवहार को दोहराता है तथा अवांछित व्यवहार को दूर करता है। अतः पुनर्बलन सीखने की एक आवश्यक स्थिति है। पुनर्बलन में उन उद्दीपनों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रस्तुतिकरण से अथवा हटाने से किसी अनुक्रिया के होने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और पुनर्बलन के प्रयोग के अनुक्रिया कारण को उसके द्वारा किए गए कार्य की सूचना शीघ्र मिल जाती है, जिससे वह उसी प्रकार का कार्य करता है और उसमें सुधार करके उसकी त्रुटियां दूर करने की कोशिश करता है। एक और बात यहाँ पे आती है कि भाई पुनर्बलक क्या होता है, कि वह उद्दीपन जिसके सहारे पुनर्बलन दिया जाता है उसे पुनर्बलक कहते हैं। और यह धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक। तो 2 प्रकार के वैसे होते हैं, एक धनात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। धनात्मक या ऋणात्मक आप कह सकते हैं। और धनात्मक के अंतर्गत 2 पुनर्बलक आते हैं, एक तो धनात्मक शाब्दिक और एक धनात्मक अशाब्दिक। वैसे ही नकारात्मक शाब्दिक और नकारात्मक अशाब्दिक। तो धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या है कि इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों की, ये आप याद रख सकते हैं पुनर्बलन वाला। ठीक। इसके प्रकार इसमें क्या होता है कि छात्रों की भावनाओं का आदर करता है कौन, अध्यापक, और छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत होकर उसकी प्रशंसा
करता है, जैसे कि अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, शाबाश, ये है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ऐसे ही धनात्मक अशाब्दिक में क्या होता है कि बिना बोले ही पुनर्बलन देता है, जैसे सिर झुकाना एवं मुस्कान, चलकर छात्रों के समीप आना, छात्रों की ओर सौहार्दपूर्ण देखना, तो ये सब धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे कि नकारात्मक ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या होता है कि नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन से तात्पर्य उन उद्दीपनों से है जिनके हटा लेने से अनुक्रिया के होने की संभावना दृढ़ होती है। शिक्षक शाब्दिक रूप से छात्रों में अनुचित या गलत व्यवहार या गलत उत्तर के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जैसे शिक्षक कहता है नहीं, यह गलत है, सही नहीं है, मूर्ख, रुको, सोचकर बोलो, इन शब्दों का प्रयोग करता है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलक के। नकारात्मक या ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलक में क्या है कि छात्रों के वांछित व्यवहार को रोकने के लिए ये क्या है, दिया जाता है। और इसमें शिक्षक क्या करता है, जैसे जैसे त्योरी चढ़ाकर या सिर हिलाकर या घूर कर छात्रों को देखना या पैर से जमीन थपथपाना आदि, ये सब हो जाते हैं। आगे है अतिरिक्त शाब्दिक संकेत। यह क्या है कि भाई कभी कभी अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हूँ, आहा, हाँ हाँ आदि शब्दों का प्रयोग करता है, और इन संकेतों का प्रयोग शिक्षक तब करता है जबकि छात्रों के उत्तर लंबे होते हैं। पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या। ये क्या है कि भाई कभी कभी शिक्षक अन्य छात्रों के लाभ के लिए किसी छात्र से प्राप्त उत्तर को दोहराता है, तो यही क्या है, पुनरावृत्ति एवं पुनर्व्याख्या। कि कौशल के प्रयोग में सावधानियां कौन कौन सी हैं, या पुनर्बलन के कौशल का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो पुनर्बलन के किसी शब्द या अशाब्दिक व्यवहार का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक, क्योंकि बार बार आप पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे तो वो क्या प्रभावहीन हो जाएगा। केवल कुछ ही सही और श्रेष्ठ उत्तरों को ही पुनर्बलन देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पुनर्बलक प्रयोग करने चाहिए। अधिक से अधिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन का प्रयोग उचित समय पर एवं उचित मात्रा में ही करना चाहिए। कभी कभी सांकेतिक पुनर्बलन भी देना चाहिए, जैसे मेडल या पारितोषक, ठीक, प्राइज, लिखित विवेचना आदि। समय समय पर संपूर्ण कक्षा को भी पुनर्बलन करना चाहिए, और साथ साथ उत्तर देने वाले छात्र में भी पुनर्बलन देना चाहिए। अब साथ ही यहाँ पे कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्न उनको भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है? तो अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के व्यवहारिक कौशलों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षक आधारभूत शिक्षण कला में निपुण नहीं है तो वह छात्रों का उचित मार्गदर्शन करने और में वांछित परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। शिक्षक को शिक्षण कला में निपुण होने के लिए शिक्षण क्रिया के समय शिक्षण द्वारा प्रतिपादित व्यवहारों की जानकारी करके उनका अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। शिक्षण क्रियाओं के दौरान शिक्षक द्वारा विभिन्न व्यवहारों का संपादन होता है। इस प्रकार व्यवहारों को शिक्षण कौशल कहते हैं। आगे पाठ प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है? तो जो कुछ विद्यार्थी जानते हैं और समझते हैं उसी के माध्यम से नई बात, अर्थात पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को उसके साथ जोड़ देना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक। तो यहाँ का जो पार्ट 2 का वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप आज जो आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसको आप दोबारा भी पढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता गया हूँ कि आप लोगों को उसमें क्या क्या पढ़ना है। बाकी एक बार आप सब कुछ देख लीजिएगा कि चीज़ें दिमाग में रहे। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपको पता रहे कि ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक, और आप उसका उत्तर लिखने में सक्षम हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए, और दोस्तों को भी शेयर करिए, और अन्य लोगों से भी कहकर चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।